एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तो ये दो टॉपिक्स को ध्यान रखिएगा, जब आएगा मैं और बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं सर, प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास हम ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर बोलते हैं, बट न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो 1.675 होता है। थर्ड डेसिमल प्लेस में ज्यादा देखने को मिलता है मुझे न्यूट्रॉन का मास सर, है ना। थर्ड डेसिमल प्लेस में मुझे ज्यादा देखने को मिलता है न्यूट्रॉन का मास सर। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? वो होगा 1.675 इंटू 10⁻27 kg, इतना होगा सर, इतना होगा सर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मस्त न्यूक्लियस, और बाहर कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये थ्योरी यहां तक आने में बहुत बड़ी हिस्ट्री लगी है, उस हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। तो उस हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमने देखा था कि जे थॉमसन मॉडल था। मैं ब्रीफली आपको बता के थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन ज्यादा आपके बोर एंड क्वांटम नंबर से आएंगे सर, तो उसी को अपन बहुत डीपली स्टडी करेंगे। जे थॉमसन ने बोला था कि भाई प्लम पुडिंग, केक खाया आपने या वाटरमेलन खाया है कभी, तो वो लाल कलर पूरा प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच की तरफ धसे हुए हैं सर, एम्बेडेड है उसमें, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में हो, नहीं वो तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर तो ऐसे एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म होगी वहां कहानी। उसके बाद आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो बीच का जो मास है वो हैवी है, वो न्यूक्लियस है, वहां पे पॉजिटिवली चार्ज स्पेशियल न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। बट एट द सेम टाइम मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मोशन में रिवॉल्व करेगा तो इट विल एमिट ईएम वेव्स। ईएम वेव्स क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जाएगी, वो न्यूक्लियस में जाके घुस जाएगा और पूरा एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये यूनिवर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक हमारी बात हुई थी सर, ये हमने 9th-10th में पढ़ लिया था बढ़िया से, 11th में भी पढ़ा होगा बहुत लोगों ने। उसके आगे कहानी हम करने वाले हैं यहां पे। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया एंड न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन देखो थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से सर, ठीक है। उसके बाद वेव और पार्टिकल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले वेव को समझते हैं। व्हाट इज अ वेव? वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो कैरी करता है मोमेंटम एंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सर। अब बहुत सारे टाइप के वेव्स होते हैं, जिनको मीडियम की जरूरत है उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है उनको नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जो वेव के डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं उनको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ये वेव्स के क्लासिफिकेशन है, फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हो, बट यहां पे मेरा काम का क्या समझ लेते हैं। तो वेव इज द फिनोमिना ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्पेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ द बल्क ऑफ द मीडियम। मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सर, ठीक है। तो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? जैसे वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ होता है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी को हम लैम्डा बोलते हैं या वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी को भी हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं या वेवलेंथ बोलते हैं सर। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। सिंपल, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इट इज डिनोटेड एज v बार एंड इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो वेव नंबर क्या होता है कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी रख दी और इसमें मैंने 1, 2, 3 वेव चला दिए, तो 3 वेव्स गए हैं 1 सेंटीमीटर में, तो इसका वेव नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं उसको हम वेव नंबर बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं v बार से। फ्रीक्वेंसी समझने से पहले टाइम पीरियड समझना ज्यादा बेहतर होता है। टाइम पीरियड क्या चीज होती है सर? टाइम पीरियड क्या चीज होती है सर? टाइम पीरियड क्या चीज होती है? टाइम पीरियड होती है सर कि अगर मेरा ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, उसमें इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल कोई भी अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लगा, उस समय को मैं बोलता हूं टाइम पीरियड। यानी कि टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट और टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम वन वेवलेंथ और कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर वेव के टर्म्स में देखोगे तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, या फिर सर्कल के टर्म्स में देखो तो एक पूरा सर्कल बनाने में कितना टाइम लगा, उस समय को मैं टाइम पीरियड बोलता हूं। क्लियर? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है? 2πr/v, है ना। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हुए।
1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हुए हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स बोल लो या हर्ट्ज बोलो, ये दोनों यूनिट अपन यूज करते हैं। ये डेफिनेशंस बहुत बेसिक डेफिनेशंस है, आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आगे ये सारे डेफिनेशंस आएंगे। बिल्कुल जीरो से यहां से स्टार्ट हो रहा है और टिल लास्ट जहां तक जेईई मेंस ने सवाल पूछे हैं वहां तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। पीरियोडिक टेबल में भी देख लिया, पीरियोडिक टेबल में हम जीरो से चालू करके पूरा आखिर तक किए थे, सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी भाई करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, ऑब्वियस सी बात है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी कितनी है मेरे वेव की, हाईएस्ट पॉइंट कितना है, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है वो। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ और ट्रफ ऑफ अ वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एक जेम्स मैक्सवेल थे, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया था इन्होंने, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, ईएम वेव्स जो होते हैं, उनका एक स्पेक्ट्रम होता है सर। तो ये जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो रेंज है इसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन सर। क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में वो लाइट फॉल करती है जिसको इंसान अपने नेकेड आई से देख सकता है, यानी कि हमको वो सारी दिखती है। और 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का होगा तो हम उसको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सा कलर है भाई। 400 से नीचे हुआ तो अल्ट्रावायलेट 10 नैनोमीटर तक, 10 नैनोमीटर से अगर और नीचे हुआ तो एक्सरेज, उसके और नीचे गया तो गामा रेज, गामा रेज बहुत हार्मफुल होती है भाई, है ना। और अगर 700 से ऊपर गया तो इंफ्रारेड कहलाएगा, टिल नियर अबाउट 0.01 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच का जो वेवलेंथ है वहां तक ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के अराउंड रेडियो वेव्स चालू हो जाती है, टीवी एफएम ये सब चालू हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे काम का क्या है, मेरे काम का है 400 से इधर अल्ट्रावायलेट है, 700 से इधर इंफ्रारेड है। क्लियर है ये बात, क्लियर है, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्लैंक्स थ्योरी क्या बोलती है, प्लैंक्स थ्योरी ये बोलती है कि द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी is not radiated continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy, and this small discrete packets of energy या smallest packet is known as photon, is known as photon, ठीक है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी n इंटू एच न्यू। और हमको पता है, क्या पता है सर, कि C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू क्या होता है, C लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन होती है भाई, C लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन होती है, C लैम्डा, C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू होता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C बाई लैम्डा होता है, तो मैं न्यू की जगह HC बाई लैम्डा लिख दूंगा। तो लैम्डा पता है तो मुझे ये E की वैल्यू आ जाएगी। अब H क्या है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। C दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब क्या मैं एग्जाम में जाके बार बार HC की वैल्यू सॉल्व करते रहूंगा क्या, ये बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे पहले से प्री डिटरमाइन होना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं पहले इसको सॉल्व करके चले जाऊं। तो HC की वैल्यू अगर सॉल्व करूंगा तो HC की वैल्यू इसको सॉल्व करता हूं, और अपने को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। जब मैं 1 वोल्ट के अक्रॉस, 1 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज माई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1 वोल्ट कर दो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा HC का, HC बराबर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉन्ग आता है सर। आंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -10 होती है सर, 10 टू द पावर -10 होती है सर। तो HC की वैल्यू क्या है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉन्ग होती है। अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू आंगस्ट्रॉन्ग में दे रखी है तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लैम्डा इक्वल्स टू 30 आंगस्ट्रॉन्ग दे रखा है लेट से, तो मेरा एनर्जी कितना हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉन्ग अपॉन 30 आंगस्ट्रॉन्ग कर दो तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 4 जा 1 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो ये कैलकुलेट करो 4000 आंगस्ट्रॉन्ग के लिए, कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, देखो 4000 आंगस्ट्रॉन्ग के लिए कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, बताओ कितनी आ रही है वैल्यू। बहुत बढ़िया, शानदार, 3.1 आ रही है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो सर हम निकालेंगे एनर्जी इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा।
ये लिखेंगे 12400 अपॉन 4000 आंगस्ट्रॉम। ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम। ध्यान देखना नैनोमीटर होगा तो पहले आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये 20 कैंसिल, ये 10, तो ये 12.4 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 3.1 आंगस्ट्रॉम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दिस इज आंसर, ठीक है। आंसर कितना है? 3.1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ रहा है बोर्स मॉडल सर, है ना। बोर्स मॉडल आ रहा है, तो बोर्स को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक बहुत बढ़िया गलत स्टेटमेंट दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटिंग मोशन में है। उसी चीज को सोच के बोर जिस टाइम पे थे 1900 से 1940s के बीच का पीरियड था उनका, और बोर के ठीक अपोजिट कौन बैठे थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। बोर और अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ टॉपिक्स में बिल्कुल क्लैश हुए थे, दोनों अपोजिट थॉट प्रोसेस के थे, है ना। बोर जो थे वो क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा, और यहीं से ही क्वांटम मैकेनिक्स की एक नींव रखी गई, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रखे गए। उसी टाइम पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आए, सब इसी दौरान ही डेवलप हुए हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो ये जो पीरियड था ना 1900 से 1940 के बीच, जिसके बीच वर्ल्ड वॉर्स भी हुए थे, है ना, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, इसी बीच में ये सारी खोजबीन हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को डिस्कार्ड करना पड़ता है भाई, वो नॉर्मल दुनिया को डिस्कार्ड करना पड़ता है। अब हम एंट्री ले रहे हैं धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, और यहां पे जो बातें होंगी उसको बहुत बारीकी से समझना, मजा आना चाहिए। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है ना जिसमें मजा आना चाहिए। इसको अगर आप सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहे हो ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि आप सही साइंस एस्पिरेंट है। पहले आप साइंस एस्पिरेंट है, उसके बाद जेई एस्पिरेंट है। आपको अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, आपको जानने की इच्छा नहीं है, आप कितने नंबर ले आए, इवेंचुअली आप फेल हो जाएंगे भाई, इवेंचुअली आप फेल हो जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और नंबर तो आएगा ही भाई, यहां पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, नंबर तो आएगा ही, बट फंडामेंटली मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे अच्छे क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बोर्स मॉडल अपन पढ़ने वाले हैं। तो बोर्स मॉडल को मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स का भी भाई, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल चीजें बिल्कुल अलग होती है यहां पे। तो एक मान के चले मेरा एक होटल है ना, यूजुअली मैं क्लास में शिमला मनाली में बनाता हूं, आज मैं कोटा में बना लेता हूं भाई, ठीक है। ये मेरे होटल है, आर सर होटल मान लो, दिस इज माय होटल कोटा, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, ठीक है सर। तो अब इस होटल में मान के चलो अलग अलग फ्लोर्स हैं सर, ठीक है, ध्यान से समझना, अलग अलग फ्लोर्स हैं सर, अलग अलग फ्लोर्स हैं सर। तो हर एक फ्लोर पे जो कमरा होगा उसका जो प्राइस होगा, जो टैरिफ होगी या जो रेट होगा, वो क्या सेम होगा क्या भाई? सारे कमरे का रेट सेम होता है क्या? नहीं नहीं, अगर कोई होटल नहीं गया अच्छी बात है, नहीं गया, बट सेम नहीं होता है, मैं तुमको बता देता हूं क्यों। क्योंकि अगर मान लो ये सी फेसिंग हुआ या कुछ माउंटेन फेसिंग हुआ या कुछ अदर बड़ा रूम है, तो उसकी प्राइसिंग बिल्कुल अलग होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस रूम की प्राइस 500 है, इस रूम की प्राइस 5000 है, इस रूम की प्राइस 6000 है, और इस रूम की प्राइस जो है वो 50,000 है, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो ये, ठीक है। अब अगर मान लो एक बंदा आता है, ये मेरे गली का चिंटू है, और यहां पे एक इसका मैनेजर है भाई, मैनेजर है यहां का। तो चिंटू आया, चिंटू कौन से कमरे में रुकेगा ये कैसे डिसाइड होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैनेजर डिसाइड करेगा कि चिंटू डिसाइड करेगा कि रूम डिसाइड करेगा, या मैं डिसाइड करूंगा, या मोदी जी डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करेगा भाई? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि अगर चिंटू के पास 500 रुपए है तो वो 500 रुपए वाले रूम पे जाएगा, अगर चिंटू के पास 5,000 रुपए है तो वो 5,000 वाले रूम में जाएगा, अगर चिंटू के पास 6,000 रुपए है तो वो 6,000 वाले रूम में जाएगा, और चिंटू के पास अगर बिटकॉइन खरीद लिया पहले कभी और आज करोड़पति है तो फिर वो तो 50,000 के 1,00,000 रुपए वाले रूम में जाएगा। तो यानी कि चिंटू जो रूम में जा रहा है, क्या वो रूम की प्राइस चेंज हो रही है क्या? नहीं, रूम की प्राइस तो फिक्स है। उस प्राइस को अगर चिंटू सेटिस्फाई कर रहा है तो चिंटू इज एलिजिबल टू लिव इन दैट रूम। इसका मतलब सर कि बोर ने दुनिया के सामने पहली बार बोला, क्योंकि इससे पहले लोगों को लगता था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है। ये ठीक, मतलब मैं इस सिचुएशन को ठीक उस तरीके से रिलेट कर पा रहा हूं जब पहली बार निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार बोल दिया कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक नहीं हीलियोसेंट्रिक है सर। क्योंकि पहले लोग सोचते थे जियोसेंट्रिक है, यानी कि धरती बीच में और पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है, और उसने उल्टा बोल दिया और सच बोल दिया, तो लोगों को बात हजम नहीं हुई।
और भाई साहब को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, है ना। ये तो सबने स्टोरी सुनी होगी, कि बहुत फंडामेंटल मतलब बहुत बेसिक स्टोरी है, ये तो हर कोई सुनता है। सेम उसी तरीके से सोचो, दुनिया वाले कुछ सोच रहे हैं और अचानक से बोर आता है, बोलता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एनर्जी तो सर इस रूम की थी, इस रूम की प्राइस को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो वो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो यानी कि बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज फिक्स्ड, इज क्वांटाइज्ड, इज कंजर्व्ड सर, and that's why they are known as stationary orbits। स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है सर। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरा सवाल दुनिया वाले क्या पूछेंगे, अगर स्टेटमेंट दे दिया बोर ने कि भाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं इसकी होती है, चलो अब आगे क्या, दुनिया वाले बोलेंगे ठीक है मान लिया आपकी बात कि एनर्जी ऑर्बिट की होती है, अब आप मुझे बताएंगे कितनी होती है सर, अब आप मुझे बताएं कि कितनी होती है। अगर आपने मुझे यह बता दिया तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो यानी कि बोर के सामने अगला चैलेंज क्या है, एनर्जी बतानी है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितनी होती है, मैथमेटिकली बतानी है। तो मैथमेटिकली हम डिराइव करेंगे जो बोर ने यूज किया था, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन है बोर पढ़ने का कि सर जो हम पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अप्लाई होती है। किसके लिए अप्लाई होती है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोल लो, या और हाइड्रोजन लाइक एटम बोल लो, और हाइड्रोजन लाइक एटम बोल लो सर। इसी के लिए होती है। क्यों होती है वो थोड़ा आप समझ जाएंगे आगे, ठीक है, कोई लोड नहीं है भाई उसमें, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी ले लूं, अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी ले लूं, जरा देखें उसमें क्या चमत्कार होता है। ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर न्यूक्लियस है, अगर एटॉमिक नंबर Z है तो यानी कि Z प्रोटॉन्स होंगे, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा? Z ही होगा। तो कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो F बराबर मैं लिखूंगा K ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होगी क्या? नहीं होनी चाहिए सर। और आपको यह भी पता है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई सर्कुलर मोशन में है तो F नेट कितना बोलूंगा मैं? F नेट बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। अगर मैं ये दोनों को इक्वेट कर दूं तो mv स्क्वायर बाई आर बराबर kze स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ये पहला रिलेशन है मेरा, देखो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एक और थ्योरम थी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहती है कि सर जो मेरा mvr है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, इवन इट इज क्वांटाइज्ड आल्सो। क्वांटाइज भी है, देखो n का मल्टीपल है मतलब क्वांटाइज्ड है, और हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे कि mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई कहां से आया भाई, टेंशन मत ले। इन दोनों को सॉल्व करके क्या मैं vn की वैल्यू और rn की वैल्यू लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सब सॉल्व कर सकता है तू, सब। जरा एक बार फटाफट फटाफट हाथ चला के कर ले, कितना आ रही है देख तो, जल्दी कर ले भाई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सॉल्व कर सकता हूं क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो Vn की वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू Z बाई एन मीटर पर सेकेंड, और यह आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आंगस्ट्रॉन्ग, आंगस्ट्रॉन्ग। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि Vn की वैल्यू Z बाई एन के प्रोपोर्शनल है और ये एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है, Z बाई एन के प्रोपोर्शनल है और एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर R की वैल्यू ये आती है, ये इक्वेशन में आती है, सारे वैल्यूज आप पुट करेंगे तो R की वैल्यू इतनी आएगी। तो जो फर्स्ट रेडियस होता है उसको R0 बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम निकालूं तो 0.529 1 स्क्वायर अपॉन 1 आंगस्ट्रॉन्ग करूंगा तो R0 की वैल्यू 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग आ जाती है। क्लियर है? अरे बोलो भाई, जो चैट में रिप्लाई नहीं करेगा और देख रहा है उसकी 5000 रैंक कमाएगी भाई। और मास्टर का श्राप ना लगता है, नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो आप आजमा के देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जो जो उपस्थित है रिप्लाई करो फटाफट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
क्या बात है यार, शानदार, बहुत बढ़िया। नो रिस्क ना, हाँ, अभी तो लेना भी नहीं भाई, अभी तो लेना भी नहीं, अभी तो कुछ दिन में वो दिमाग में गाना चालू हो जाता है, ओ पालनहारी निर्गुण हो नारी, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, अभी सब यही चलेगा। तो अभी जो बोलेगा मास्टर कर लेने का भाई, रिप्लाई देने का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, क्या होगा पूछ रहा है सर। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दो सर। ऐसे वैल्यूज की जरूरत नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो। चलिए देखते हैं, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू दे रखी है इतनी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है इतना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दे रखी है, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो पता है R2 निकालना है, तो 0.529 कर दूं इंटू n स्क्वायर कर दूं अपॉन z कर दूं और आंगस्ट्रॉन्ग कर दूं तो 2.12 आंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, खत्म कहानी, आंसर आ गया मेरा 2.12 आंगस्ट्रॉन्ग। बस इतना ही करना था, ठीक है, इतना ही करना था। नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहुंच गए, क्योंकि याद होगा बोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, दुनिया को बताने के लिए कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितनी होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितनी होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितनी होती है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितनी होती है, किसी भी स्पीशीज की एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जरा जनता पिछले इक्वेशन में जाया जाए, पिछले इक्वेशन में अगर मैं आपको ले चलूं, अगर आप यहां पे आ जाएं तो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि r से r कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा है mv स्क्वायर बाई इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर, आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखो, अरे आई क्या काइनेटिक एनर्जी, बता, यहीं से काइनेटिक एनर्जी आ गई क्या, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। और मैं ये मानता हूं कि आप 12वीं का इलेक्ट्रोस्टैट्स तो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर होती है, हाँ या ना, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर होती है किसी भी दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये आता है तो दोनों से मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो क्या ये रिलेशन समझ में आया क्या कि सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। सब सॉल्व कर दूं, पुट कर दूं तो एनर्जी की वैल्यू आ रही है 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दूंगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करके, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी। अब ये एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है, जब एनर्जी किसी की भी एनर्जी नेगेटिव आती है मतलब वो बाउंडेड सिस्टम में है सर, यानी कि अभी भी न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है, दे आर स्टेबल इन कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे जैसे वो जीरो पहुंच गया अब वो फ्री हो गया, अब वो आयोनाइज हो चुका है सर, जैसे एनर्जी जीरो हो जाती है, यानी कि इंफिनिटी की एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हमने पहले ही कर लिया, दोबारा है 2.1888 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में, है ना, जेईई मेंस अभी रिसेंट 2023 का ही क्वेश्चन है ये। बताओ सर कैसे होगा, कैसे होगा सर। भाई देखो मैंने देखी नहीं है मूवी, बट सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसमें वो कहता है कि अच्छे काम आप 3 लोग को और जोड़िए, एक मूवी आई थी ना, ऐसा देखा है तुमने, है ना। तो अगर आपने SMR यहाँ तक देखा और आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रा अपने मित्र को शेयर कर दीजिए कि भाई देख लीजिए, आप आगे पढ़ लेगा लास्ट टाइम में अपना कंपटीशन, आप जिसमें दो थॉट प्रोसेस है कि आप अपना कंपटीशन हो सकता है बढ़ा रहे हैं उसको देखे, बट आई थिंक सो उससे कंपटीशन 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो आप बेटर पर्सन के फॉर्म में निकल के आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप डेफिनेटली अगर आपके कोई मित्र हैं जो रिविजन करना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा, होपफुली मदद हो जाएगी उनकी, ठीक है। चलो भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अरे सही बात, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन Vn इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो वेलोसिटी z बाई एन होता है, वेलोसिटी z बाई एन होता है, इंटू एन कर दूंगा तो ये तो z के प्रोपोर्शनल आ रही है, जेड स्क्वायर बोल रहा है, गलत है सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे आएगा देख। अरे टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई आर बाई वी लिखा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई, इसको टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू
R by V है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z है एंड V इज प्रोपोर्शनल टू Z बाई n है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई Z स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n क्यूब। क्या ये बात समझ में आई क्या? बोल बोल बोल, समझ में आई क्या? अरे बोलो। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n क्यूब। शानदार। तो अगर समझ में आ गई तो सर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन Z क्यूब बाई एन क्यूब, गलत जवाब। कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज Z क्यूब बाई एन टू द पावर 4, सही जवाब। कैसे? F इज प्रोपोर्शनल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई Z होता है, तो Z ऊपर जाएगा तो Z क्यूब बाई एन टू द पावर 4 हो जाएगा, सही आंसर। तो A और D सही हो गया, तो A और D सही हो गया, तो D इज द राइट आंसर। D इज द राइट आंसर। क्लियर है बात सबको? बोलो D समझ में आया क्या? चलो भाई, अब ग्राउंड स्टेट क्या होता है और उसके आगे कहानी समझेंगे सर, ठीक है? थोड़ा पानी जल ले लेते हैं, आप भी जल ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर, है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट। सर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, और यहां से ग्राउंड स्टेट चालू होता है के शेल से, -13.6 से चालू होगा, फिर आप डिवाइड बाई n स्क्वायर करते जाएंगे तो आपकी एनर्जी आती जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी एटम कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम प्लस का कितना है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैसे आया? इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना मेरे भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 जा 54.4 आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट के ऊपर की सारी अवस्थाएं क्या कहलाएंगी? एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जस्ट एन के ऊपर जो सेकंड है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, थर्ड है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है, 4 है थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता है। यानी कि अगर nth स्टेट है तो n+1 एक्साइटेड स्टेट होता है। अपने मन में एक बार आंख बंद करके मैं चाहूंगा तो इमेजिन कर ले, क्योंकि ये गलतियां होती है, ये सबसे बड़ा गलती है इस चैप्टर का। जल्दी जल्दी में मैं एक्साइटेड स्टेट छोड़ के बाकी सब चीज पढ़ लेता हूं। अगर 5th एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो वो कौन सा स्टेट होगा? एक्चुअली में 6th स्टेट होगा। 7th है तो 8th होगा, 9th है तो 10th होगा। क्लियर है? n+1 होगा सर, n+1 होगा सर, n+1 होगा सर, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो सर एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी होती है कि अगर कोई स्टेट है और कोई दूसरा स्टेट है, यहां से इसको यहां पहुंचाने में कितनी एनर्जी लगी, इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंचाने में जितनी एनर्जी लगेगी वो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम टू एनी अदर स्टेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। ग्राउंड स्टेट से उस स्टेट में पहुंचने में जो एनर्जी लगे उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज जस्ट लाइक एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं किसी पार्टिकल को 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकूं तो वो कितने टाइम बाद वापस आएगा बताओ तो? अगर मैं किसी पार्टिकल को 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकूं तो कितने टाइम बाद वापस आएगा? वापस ही नहीं आएगा ना, वो तो उड़ गया भाई। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है? 11.4 के आसपास ही मेरे हिसाब से, सही बोल रहा हूं? है फिजिक्स के मास्टर नहीं है बट इतना तो पता है। हाँ भाई केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स आती है, फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री थोड़ी कम आती है, देखो, है ना? बस मैं बोल रहा हूं, मैं पंगा नहीं ले रहा, बस मैं बता रहा हूं मैं तो, है ना? एनीवेज चलो भाई, है ना? हाँ, तो सर आयनाइजेशन एनर्जी इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूं और इन्फिनिटी की एनर्जी 0 लिख रहा हूं तो यहां से यहां पहुंचाने में कितनी एनर्जी लगेगी? इतनी ही तो लगेगी मेरे भाई। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वही मेरा क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम और आयन। Ionization energy for hydrogen atom is 13.6 electron volt. Ionization energy of helium plus ion is 54.4 electron volt and ionization energy of lithium plus 2 ion is 122.4 electron volt. कैसा आया? -13.6 को z स्क्वायर बाय n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, काम समाप्त सर, ठीक है? बट जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है वैसे बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से कैलकुलेट होती है, बाइंडिंग एनर्जी एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट के बाकी सारे एनर्जी से, बाकी सारे स्टेट से कैलकुलेट होती है। मतलब टोटल कहीं से भी ले जाऊं मैं इलेक्ट्रॉन, वहां से जो इन्फिनिटी पहुंचाने में जो एनर्जी लग रही है दैट इज माय बाइंडिंग एनर्जी।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। यानी कि ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी और ग्राउंड स्टेट की आयनेशन एनर्जी सेम होती है, सेम होती है। समझ में आ रहा है? यानी कि बाइंडिंग एनर्जी यूनिवर्सल सेट है, उसमें एक स्टेट है आयनेशन एनर्जी। क्लियर है? ऐसा समझ लो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम पे पहुंच रहे हैं और ये इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होता क्या है कि अगर किसी तरीके से जस्ट एक मिनट ना, अगर किसी तरीके से मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट से वो ऊपर गया, ठीक है, यहां पे देखो ग्राउंड स्टेट है, यहां पे कहीं से एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया, ऊपर गया और ये फिर वापस से ट्रांजिशन कर रहा है, तो ये जो डी ट्रांजिशन किया है यहां से एक फोटोन निकलेगा hc/लैम्डा का। अब ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइट कलरफुल होगी, कौन से कलर की होगी, कैसे होगी। तो अगर कोई भी लाइन किसी भी स्टेट से 1 पे आके गिरती है, अगर कोई भी लाइन किसी भी स्टेट से 1 पे आके गिरती है तो उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। और जब मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट करूंगा या लैम्डा कैलकुलेट करूंगा, वो कितनी आती है? वो लेस देन 400 नैनोमीटर आती है। लाइमन सीरीज का रेंज कितना है भाई? 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर के बीच लाई करती है मेरी लाइमन सीरीज। 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर के बीच लाई करती है। ये मैं रेंज कैसे कैलकुलेट करता हूं? अरे मेरे को पता है कि अगर मुझे इस एनर्जी डिफरेंस पता है, एनर्जी डिफरेंस इक्वल्स टू hc/लैम्डा लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा E2 माइनस E1 बराबर hc/लैम्डा लिखूंगा। मैं लिखूंगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर बराबर hc/लैम्डा लिखूंगा। तो यहां से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाती है RH इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये RH क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाती है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाती है। यहां तक ठीक है? ये देख लो एक बार भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बोलो, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बोलो। हाँ, इंटू जेड स्क्वायर भाई, अगर एक हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी के लिए और निकाल रहे तो जेड स्क्वायर कर लो फॉर अदर एटम्स, ठीक है, फॉर अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल सही। अगर हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो अपन जेड को 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो मैं रेंज कैसे निकालता हूं, रेंज ऑफ एनी सीरीज कैसे निकालता हूं? तो देखो अगर डिफरेंट है और यहां पे E1 है, यहां E2 है, यहां E3 है, यहां E4 है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि अगर डेल्टा E ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, और अगर डेल्टा E कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा। यह समझ में आ रहा है क्या? अरे E इक्वल्स टू hc/लैम्डा लिखा तो डेल्टा E इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा ना। यानी कि एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? जब वो ज्यादा दूरी तय करेगा। और ज्यादा दूरी कहां तय कर सकता है? इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक। यानी कि जो E इंफिनिटी माइनस E1 देगा बराबर hc/लैम्डा देगा, ये लैम्डा मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा? ये लैम्डा मिनिमम दे देगा सर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो लैम्डा मिनिमम आएगा। और अगर एनर्जी डिफरेंस कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन निकालो, लाइमन का 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर के बीच वैल्यू आएगी। तो यानी कि लाइमन सीरीज समझ में आया। उसके बाद हम अगर 2 पे लैंड करें तो बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज इकलौता सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाइक करता है। और बाल्मर की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बाल्मर वॉज अ स्कूल टीचर सर, बाल्मर एक नॉर्मल स्कूल गोइंग टीचर है। उनको मैथ से बड़ा प्यार था, तो वो स्टडी कर रहे थे, मैथमेटिकल कुछ कंप्यूटेशन कर रहे थे। उन्होंने ये सीरीज का इजाद किया था, उनके नाम पे ये सीरीज पढ़ी है बाल्मर। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर पढ़िएगा, बढ़िया कहानी है इनकी, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन में कौन लाइक करता है? पाशन सीरीज, देन ब्रैकेट सीरीज, देन पीफन, देन हम्फ्री सर। ये सब के सब IR रीजन में लाइक करते हैं। हम इसको नेकेड आइज में नहीं देख सकते हैं। यानी कि सिर्फ लाइमन यूवी में लाइक करता है, बाल्मर विजिबल में लाइक करता है, एंड बाकी सब IR में लाइक करते हैं सर, ठीक है। चलिए, किसी भी सीरीज के फर्स्ट लाइन को, किसी भी सीरीज के फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलते हैं, सेकंड लाइन को बीटा लाइन बोलते हैं, थर्ड लाइन को गामा लाइन बोलते हैं। और टोटल एमिशन लाइंस कितने होंगे उसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, n2 माइनस n1, यानी कि ऊपर स्टेट से नीचे स्टेट आ रहा है, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2।
ये फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिफ्थ से 2 पे आ रहा है तो मैं बोलूंगा 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 सर। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 6 टोटल लाइन्स मिलेगी मेरे को टोटल 6 लाइन्स ऑफ एमिशन मिलेगी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल्स टू 0 नहीं होता बेटा, n इक्वल्स टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। 0 कैसे आ जाएगा भाई, क्या बात कर रहा है यार, ये बताओ। कुछ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या बात है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन इन H प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सर आ गया ना एक्साइटेड स्टेट। अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो n2 बराबर 6 लिखूंगा, n1 बराबर 2 लिखूंगा, 6 माइनस 2 करूंगा, 6 माइनस 2 करूंगा, प्लस 1 करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा 10 रुपए की तुलतुले आ गई सर, 10 रुपए। ठीक है, 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ, मुझे याद है भाई, एक बच्चा मुझे प्रॉमिस मेरी याद दिला रहा है। मैंने बोला था भाई जो बढ़िया नंबर लाएगा, मैंने वो कंडीशन दे दिया था लाइव क्लास में, मैं अपना आईपैड या आपको अगर नया आईपैड लेना है तो मैं दोनों में ही ओके हूं, आई विल गिफ्ट। यहीं पे अनाउंस कर देता हूं यूट्यूब में लाइव, यूट्यूब लाइव में तो झूठ नहीं बोल सकता मैं। और मेरा आईपैड मुझे बहुत प्यारा है भाई, क्योंकि सारी किताबें, सारे पढ़ने के मटेरियल सब उसी में मेरा जिंदगी भर की पूंजी है मेरी, तो थोड़ा सेफ फील करता हूं मैं उसके साथ। बट एनीवेज, अगर होता है ऐसा जो मैंने प्रॉमिस किया लाइव क्लास में, इट्स ऑल योर सर। ठीक है, बस याद दिला दूं तुमको, सोचा है ना, हो सकता है भूल गया हो। ठीक है, चलो एनीवेज ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ भाई, ये तो हलवा क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत आसान है। लायमन कहां लाइक करता है? लायमन लाइक करता है यूवी में, बाल्मर लाइक करता है विजिबल में। काम खत्म हो गया। ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 कहां पे है? ए का 2 बी का 4 थर्ड में है सर। आंसर सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1 ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप्स देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। बहुत बार आया है इसलिए बार बार करा रहा हूं, तो इसको डायरेक्टली कर दूं। 7 से 1 आ रहा है तो 7 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो आ जाएगा 6 इंटू 7 अपॉन 2, तो आ जाएगा 21 सर, 21 आ जाएगा। 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करें क्या? बहुत बढ़िया, सही है, 21 इज द राइट आंसर। एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, तो डेल्टा एनर्जी En2 माइनस En1 करेंगे, तो ये वैल्यू जो हमने एनर्जी की वैल्यू लाई थी उस फॉर्मेट में लिखा है। इसको सॉल्व कर दें तो छोटे फॉर्म में रिडबर्ग कांस्टेंट जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन CH³ आती है। याद करना है क्या? कुछ भी याद नहीं करना है भाई। अगर ये आएगा तो तुरंत 2 मिनट लगेगा तुझे सब लिखने में, डिराइव करने में, अगर तुझे आता है तो 2 मिनट, अगर ये एक्सप्रेशन पूछ लिया तुझसे तो। बट अदरवाइज याद नहीं करना है भाई, याद नहीं करना है। याद क्या करना है आपको? ये जब वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 109737.31 सेंटीमीटर इनवर्स आती है, या फिर मीटर इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, बट सेंटीमीटर इनवर्स में यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो वेव नंबर और 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू बता दो भाई, ये तो हलवा है। बहुत बढ़िया। तो वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो बाल्मर सीरीज n इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल्स टू 3 से, n इक्वल्स 3 से n इक्वल्स टू 2 गिर रहा है, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वेव नंबर इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 5/36r आ जाएगा, 5/36r आ जाएगा। यही है आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब दुविधा चालू हुई सर, है ना। ये एक भाई साहब है, ड्रेक नाम है इनका, है ना। तो इनकी एक मीम आती है, ये बहुत गहरा फोटो है वैसे तो, है ना, मतलब थोड़ा दिमाग चाहिए समझने के लिए, है ना। अब इसमें क्या है ना, इसमें ये एक्चुअली पहला जो होता है वो ऐसा थोड़ा सा रिजेक्टेड वर्जन होता है और दूसरा एक्सेप्टेड वर्जन होता है कि हाँ भाई लाओ चलेगा, बट इसमें दोनों ही एक्सेप्टेड है।
यानी कि ये मीम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डुअल नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा ना अभी कि हम अब तक वेव नेचर को ही कंसिडर किए जा रहे हैं, बट एक मौका ऐसा आया जब दुनिया को लगा कि ये तो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि फोटॉन्स पार्टिकल हैं। तो पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए एक इफेक्ट पढ़ा गया जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिली थी, किसके लिए मिली थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए मिली थी सर। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं, तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम, पार्टिकल नेचर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की फिजिक्स उठाओ, है ना, फिजिक्स की किताब उठाओ, तो उसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैं थोड़ा रिकॉल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, और वो पुराने एनसीईआरटी या नए एनसीईआरटी किसमें मुझे नहीं पता, बट उसमें बीच में ना पॉइंट्स टू पॉन्डर करके एक आता है, पेज आता है, तो उसमें एक जोक लिखा गया है, बहुत साइंटिफिक जोक है। वो जोक ये है कि सर पहले के साइंटिस्ट इतने कंफ्यूज थे कि पार्टिकल है या वेव है डिसाइड करने के लिए, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि पार्टिकल है या वेव है। तो एनसीईआरटी ने एक जोक लिखी कि सर जो लाइट है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को पार्टिकल है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को वेव है, एंड संडे को दोनों है सर। मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन था पहले, अभी तो नहीं है, अभी तो सारी चीज क्लियर है, हम तो सब पका पकाया खा रहे हैं ना, बट उस टाइम इतना स्ट्रगल चल रहा था कि वेव है या पार्टिकल है पहचानो। तो ये जोक था, और धीरे धीरे हम वही जोक को समझने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम वेव नेचर पढ़े, अब अगला हम मूव करेंगे किसकी ओर, पार्टिकल नेचर की ओर, विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां तक कितना % समझ में आ रहा है, बता दो एक बार, बता दो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है। अगर ये पेन है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा, क्या ये पेन मूव कर रही है क्या, नहीं। क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा, लगा रहा हूं, थोड़ा बहुत लगा रहा हूं, बहुत कम लगा रहा हूं, मैं लगाया नहीं हिली, अब मैं फोर्स लगाना चालू किया, अरे अब हिलने लगी। यानी कि इस चीज को भी मूव कराने के लिए, इसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ी टू ओवरकम द फ्रिक्शन, उसके बाद ये मूव करना चालू हुई। सेम हैपेंस कि मेरा एक मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से चिपके हुए हैं, तो इनको निकालने के लिए फोटोन आया, फोटोन इससे टकराया, इसको फेंक दिया। तो इसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, कुछ एनर्जी जाएगी भाई। तो इनकमिंग एनर्जी कहां यूज हो रही है, इनकमिंग एनर्जी एक तो इसको निकालने में यूज हो रही है, और बाकी सारी कहां यूज हो रही है, इसके काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रही है। यानी कि एच न्यू जो आ रही है फोटोन की एनर्जी बराबर 5 विच इज वर्क फंक्शन, जो एनर्जी लगेगी जस्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, प्लस के सर। इसके लिए $1 मिलियन मिल गए लोगों को, वाह वाह वाह। यही इक्वेशन है, यही एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस के, है ना। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली कैसा होता है, ये एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लाइट फेंक रहे हैं, ये मेटल प्लेट है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, ये सब कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को करंट काउंट दिखेगा, है ना। और जेईई मेंस ने, अभी तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, बट जेईई मेंस ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, मतलब जिसने एकदम इन बिटवीन द लाइन नहीं पढ़ा ना एनसीईआरटी का, वो वहां फंस जाएगा। वो क्वेश्चन क्या था कि फोटोवोल्टेइक सेल में कौन से मेटल्स यूज होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। आंसर क्या क्या भाई बताओ, उसमें ऑप्शन भी बहुत बढ़िया दिया था एस ब्लॉक वाले क्वेश्चन में। तो अब कौन से मेटल्स यूज होते हैं, ये तो कॉमन सेंस लगाएगा इंसान कि सर आपने बोला कि मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए, तो यानी कि आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो सीजियम की आयनेशन एनर्जी कम होती है, तो सीजियम यूज होता है, बिल्कुल सही। बट ऑप्शन में सीजियम नहीं दिया था, ऑप्शन में दिया था सीजियम पोटेशियम, सीजियम सोडियम, सीजियम लिथियम, सीजियम सिलिकॉन। और मैक्सिमम बच्चे वो क्वेश्चन गलत करके आए थे जिसने इन बिटवीन लाइन नहीं पढ़ी है। उसका आंसर था सीजियम एंड पोटेशियम, जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सीजियम एंड पोटेशियम को यूज करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स में। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात कि नहीं है, बोलो। शानदार, जोरदार सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सर। तो एक सेकेंड ना, तो यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सर, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये देखो न्यूमेरिकल वाला है, इसके लिए मैं आपको टाइमर लगा के देता हूं। आप 3 मिनट का समय, वैसे तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए, बट अगर 3 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अरे चल जा भाई, क्या हो गया, रात को कुछ हो गया क्या, दिक्कत यार, स्टूडियो में कोई आसपास घूम तो नहीं रहा, चल जा, अभी तक तो चल रहा था तू। 1 मिनट भाई, चलो तुम करो, मैं 3 मिनट यहां से देख रहा हूं, ठीक है। हाँ 3 मिनट सर।
चलिए, बोल रहा है सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर प्रोवाइड्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 seconds. When this radiation falls on the surface of sodium, x into 10 to the power 20 electrons are ejected per second. Assume that wavelength 400 nanometer is sufficient for ejection of electron from the surface of sodium metal. तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले एनर्जी निकाल देता हूं सर, ठीक है। एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा होता है, एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा होता है क्या, बोलो। एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा होता है क्या? बिल्कुल सर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 12400 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रॉन, इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सब जूल में है ना, देखो एनर्जी भी जूल में, या तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो या फिर इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, दोनों ही सही है। जूल आंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जूल आंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 आंगस्ट्रॉन्ग। तो आंगस्ट्रॉन्ग से आंगस्ट्रॉन्ग कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है इंटू 12400 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 4000 कर दूं, बराबर कितना आना चाहिए, 1000 जूल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। अगर एक की एनर्जी इतनी है तो n की एनर्जी इतनी होगी, हाँ या ना, बोलो। बट अपने को क्या है, अपने को दे रखा है 10 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है ना। अब इसमें बस मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.01 आ रही है। आंसर इज 2, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अरे 400 नैनोमीटर दे रखा है मेरे भाई, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 क्या है, तो इंटू 10 करेगा, डिवाइड बाई 10 करेगा तो आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 4000 आंगस्ट्रॉम नहीं आ जाएगी। अब ये भी तू समझेगा क्या, अरे यार थोड़ा 2 गुना 2 4 कर ले। अल्बर्ट आइंस्टीन पे पहुंच गए, अल्बर्ट आइंस्टीन के कारनामे में पहुंच गए, है ना। तो ये इस चेहरे को देख के मुझे स्टीव जॉब्स का एक कोट याद आता है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश सर, है ना। द मोर इंटेलिजेंट पीपल्स आर मोर फुलिश इन देयर माइंड्स, है ना। तो ये फोटो वही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत शानदार। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्टडी किया था, वैसे तो एक्सपेरिमेंट जो था लियोनार्ड एंड हर्ट्ज ने किया था, बट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था उसका, मैथमेटिकल इक्वेशन, कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉक्ड आउट ऑफ मेटल, जब हम लाइट फेंक रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, बस इतना समझ लो, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, एक फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, ध्यान रखना। फोटो करंट इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, है ना। अगर एक फोटोन आ रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, 2 फोटोन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी कि जितना मैं फोटॉन्स बढ़ाते जाऊंगा, इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, और एनर्जी ऑफ फोटोन इज H इक्वल्स टू H न्यू, E इक्वल्स टू H न्यू होता है, ठीक है। तो Ke मैक्स क्या होगा, H न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, विच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन सर। इसको हम H न्यू नॉट भी बोल सकते हैं, न्यू नॉट इज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन वर्सेस अगर मैं फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाऊं तो वो y इक्वल्स टू mx जैसा कर्व बनता है। तो यहां दिख रहा है सीजियम का सबसे कम है सर, तो सीजियम एक बहुत अच्छा मेटल होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल सर, है ना। सोलार सेल जो बनते हैं उसके लिए सबसे बढ़िया सीजियम होता है और ऐसा कर्व बनता है ना। उसके बाद क्योंकि हमने देखा कि अभी लास्ट हमने एक पिक्चर देखी थी कि पार्टिकल है या वेव है, तो उस चीज के बीच का एक मध्यम मार्ग वाला सॉल्यूशन निकला कि सर एक्चुअली में हर चीज का डुअल कैरेक्टर होता है या डुअल नेचर होता है, जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, और वो सबसे पहली बार डी ब्रॉगली ने बताया था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। इन्होंने ये बोला कि हर मैटर का वेव होता है और वो मैटर वेव्स कहलाते हैं, और उसकी वेवलेंथ होती है λ = h/mv, λ = h/mv, है ना।
और लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी बोल लो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई पी, लैम्डा इक्वल्स टू h by p where h is Planck's constant and p is momentum of particle सर। तो mv अपन लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहां पे अपने को समझ में आता है कि अगर मैं देखूं तो p को मैं mv लिखता हूं और काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर लिखता हूं। तो मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करूंगा तो ये p स्क्वायर बाई 2m बराबर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो p बराबर क्या आ जाएगी, रूट अंडर 2m ke आ जाएगा। तो अगर p की जगह मैं रूट अंडर 2m ke रखूंगा तो ये आ जाएगा। और अगर मैं इसी चीज को जब मैं चार्ज के साथ परफॉर्म कर रहा हूं तो चार्ज के साथ परफॉर्म कर रहा हूं तो यहां पे v वोल्टेज है, अगर इसको दिया है मैंने तो चार्ज पे टोटल एनर्जी कितनी है, E इंटू वी बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो ke की जगह अगर मैं ev रख दूं तो ke की जगह मैं ev रख दूं तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि h की वैल्यू और E की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, m की वैल्यू पुट कर सकता हूं, 2 की वैल्यू पुट कर सकता हूं। वो सारा जब मैं सॉल्व कर दूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए रूट अंडर 150 अपॉन v आर्मस्ट्रांग आती है। इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बढ़िया इक्वेशन है, आपका बहुत समय बचाएगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचाएगा। क्लियर है बात? बोलो भाई कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस नो में आंसर दे दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो ये ग्राफ बता दो भाई। ये तो बहुत आसान है यार, ये तो अभी तू कर लेगा यार, बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी होता है और लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत शानदार। A proton and a Li3+ nucleus are accelerated by the same potential। करो भाई क्वेश्चन करो। ये अभी 2023-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। बोल रहे हैं a proton and a lithium-3+ nucleus are accelerated by the same potential if lambda Li and lambda proton denote the de Broglie wavelengths of Li3+ and proton respectively, then the value of lambda L upon lambda P is 10 to the power -1 the value of x। यहां पे x into 10 to the power -1 है तो x की वैल्यू बतानी है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा सर, क्या देखा हमने कि सर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h by 2m ev, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अंडर ev। ये दिख रहा है सबको, इंटू m। तो अगर मैं इसको यूज करूं यहां पे तो लैम्डा ऑफ L इज इक्वल्स टू अपॉन लैम्डा ऑफ P रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन लिथियम कितना है 3 इंटू प्रोटॉन का चार्ज इंटू V सर, क्योंकि सेम पोटेंशियल से कर रहे हैं तो V लिखेंगे, ठीक है। अपॉन 2 इंटू मास ऑफ Li3+ इंटू चार्ज ऑन Li3+ 3 प्रोटॉन इंटू V सर, ये लिखूंगा देखो। तो V से V कैंसल, P से P कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो लैम्डा L अपॉन लैम्डा P बराबर रूट अंडर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ लिथियम 3+ इंटू 3 आ गया। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ भाई, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बता दो। बिल्कुल सही। ये कितना आ रहा है 0.2 इंटू 0.2 आ रहा है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखूंगा तो आंसर कितना होगा 2 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, ये फिजिक्स में भी आता है भाई, फिजिक्स में भी ये सेम सवाल आए हुए हैं ऐसे, तो ध्यान रखना दोनों ही अपने से बनना चाहिए, है ना। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, तो अगर मॉडर्न फिजिक्स आने वाला है या आपने पढ़ रखा है 2 बार रिवीजन होता है। 2 कॉमन टॉपिक्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तालमेल, वैसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की क्या बोले आप छोड़ो, बट फिर भी कुछ चैप्टर्स हैं जो ओवरलैप करते हैं भाई। ओवरलैप कौन से करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, थर्मो करता है पूरा ओवरलैप, मॉडर्न के कुछ चीजें ओवरलैप करती है, बस यही प्यार है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच का, है ना। ये बताओ भाई A stream of electrons from a heated filament was passed between 2 charged plates kept at potential difference V electrostatic unit. If E and M are charge and mass of an electron respectively, then the value of H by lambda हलवा
लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट अंडर 2 होगा, तो एच बाई लैम्डा रूट अंडर 2 फॉर्मूला पूछ लिया भाई, जेई मेंस प्यार बरसा रहा है आप पे, आप बस एक्सेप्ट कर लीजिए इस प्यार को, तो आपके नंबर आ जाएंगे सर, नंबर आ जाएंगे सर। ठीक है, चलिए डी ब्रोगली से एक और रिलेशन पता चला कि अगर वेव ऑर्बिट में घूम रहा है तो एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है, वेयर एन इज नंबर ऑफ शेल। मैंने बोला था ना, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से देखो, आप एन लैम्डा को एच अपॉन एम वी लिख सकते हो, बराबर 2 पाई आर लिख सकते हो। आप थोड़ा सा रीअरेंज करो तो देखो, एम वी इधर ले जाओ, 2 पाई को इधर ले जाओ, तो एन एच बाई 2 पाई बराबर एम वी आर लिखते हैं। और कुछ किताबें हैं जिसमें h अपॉन 2 पाई को वो h क्रॉस भी लिखता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एच क्रॉस बराबर एम वी आर। तो ये हमने पहले यूज किया था ना बोर के लिए, जो कि यहां से प्रूफ हो रहा है सर, जो कि यहां से प्रूफ हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होगी, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर होगा। सेकंड में 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर, थर्ड में 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर एंड सो ऑन सर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखो प्रूफ भी हो रहा है, एमवीआर इक्वल्स टू एनएच बाई 2 पाई होता है। ये तो हो गई हमारी कहानी। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो देखो अब डाउट क्या है, डाउट यह है कि सर पार्टिकल है कि वेव है। अच्छा, दोनों है सर, दोनों है, डुअल नेचर शो कर रहा है। बट जब डुअल नेचर शो करेगा तो वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो एनर्जी जब ट्रांसफर करता है तो उसमें हाईली अनसर्टेनिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पत्थर एक हाइट से डाला, आपने एक पत्थर डाला पानी पे, बिल्कुल स्टिल पानी है, उसमें पत्थर डाला तो वेव बनी। क्या सेम हाइट से मैं फिर से पत्थर ड्रॉप करूंगा, क्या सेम नेचर का वेव बनेगा क्या भाई? पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दे तब बात अलग है। वेव के साथ हमेशा अनसर्टेनिटी आती है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? वेव नेचर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लाता है सर। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। ये मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। अगर मैं डेल्टा एक्स को सर्टेन कर दूं, यानी कि अनसर्टेनिटी नहीं है उसमें, मुझे पता है कि देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देखो यहीं पे इलेक्ट्रॉन है भाई, कुछ इधर उधर की बात नहीं है। अगर सर्टेन हो गया तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं हाईली अनसर्टेन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पोजीशन कैलकुलेट कर लिया गलती से तो मैं उसकी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन के साथ बड़ा विचित्र है भाई, ये मतलब ये एक्चुअली थोड़ा सा भारी होता है समझने के लिए, बट इसको आप समझ लेने, एक बार फील कर लेना तो आपको मजा आ जाएगा। डेल्टा पी अगर टेंड्स टू 0 हो गया तो डेल्टा एक्स इंफिनिटी हो गया। डेल्टा पी टेंड्स टू 0 यानी कि मैंने मोमेंटम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया, मैंने उसकी एनर्जी बता दी, यानी कि मुझे पता चल गया कि वो किस ऑर्बिट में है, अगर तो उसकी पोजीशन हाईली अनसर्टेन हो जाएगी। तो यानी कि मैं कभी भी इलेक्ट्रॉन की एक साथ पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब आपको एक थोड़ा सा बढ़िया चीज आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। आप आरआर सर की वेवलेंथ कैलकुलेट करें और आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करें सर, तो लैम्डा ऑफ आरआर सर अगर मैं देखूं तो कितना है भाई? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 65 किलो मान लेते हैं यार अभी तो। और मैं भाग कितना सकता हूं? 10 मीटर पर सेकंड से भाग सकता हूं, मान लो 10 मीटर पर सेकंड तो ज्यादा हो गया वैसे तो, बट फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, चलो 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर माइनस 34 के रेंज में आ रही है ये तो। अरे 10 की पावर माइनस 34 यानी कि 0.00000 30 बार 0 लिखूंगा, 34 बार 0 लिखूंगा तब एक डिजिट आएगी। क्या कोई सिग्निफिकेंस है क्या इस वेवलेंथ का? इस सिग्निफिकेंस है क्या? मेरा अगर वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 34 है, कोई सिग्निफिकेंस दिखा रहा है वो? कुछ भी नहीं, मेरे रिस्पेक्ट में वो कुछ भी नहीं है, यानी कि नो सिग्निफिकेंस। बट इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना आ रहा है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व करूं जरा तो वेवलेंथ आ गया 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर में आ गया सर, नैनोमीटर में आ गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एटम में देखूं, साइज देखूं, तो साइज भी कितना है? 10 टू द पावर माइनस 10 से 10 टू द पावर माइनस 9 के बीच है। अगर उसका वेवलेंथ इतना है तो यानी कि
इलेक्ट्रॉन के चांसेस हैं कि वो एक ऑर्बिट में है कि दूसरे ऑर्बिट में, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत सिग्निफिकेंट है उसके रेस्पेक्ट में। और इसीलिए बोलते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई ही नहीं होती, सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसका। किसके सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए मेरी क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम देख रहे हैं, ये किसके लिए अप्लाई है? ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई है सर, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो, ये एक छोटा सा चित्र आपको दिखा रहे हैं कि मोमेंटम कैलकुलेट करें या पोजीशन कैलकुलेट करें, और हाइजेनबर्ग के पसीने छूट रहे हैं सर, क्योंकि हाइजेनबर्ग को पता है कि मैं अगर एक कैलकुलेट करूंगा तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, और दूसरा कैलकुलेट करूंगा तो पहला अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से हैवी मीम्स है बट समझ सकते हैं आप मेरे हिसाब से, तो इतना अंडरस्टैंडिंग तो है आपके अंदर, ठीक है। चलिए, तो H/P लिखते हैं अपन लैम्डा को। तो जब मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन फॉलो करता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू h/4 मैं मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो मास का चेंज तो नहीं होगा कुछ भी, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी h/4, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4 आती है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, ये रिसेंट क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये करो भाई। क्या बोल रहा है? इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, सर्टेनिटी विथ विच पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है सर, बताओ सर आंसर। तो सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 है, h की वैल्यू इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, सर्टेनिटी इतना दे रखा है, तो 600 इंटू 0.005 अपॉन 100 कर देंगे तो 0.03 आ जाएगी, उतने परसेंट। तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h/4πm है, तो डेल्टा एक्स बराबर h अपॉन ये सारे वैल्यूज रख दूं अगर मैं, तो वो कितनी आ रही है? 1.92 इंटू 10⁻³ आ रही है। नियरेस्ट इंटीजर में मुझे कैलकुलेट करने बोलेगा तो 2 आंसर हो जाएगा, बट अदरवाइज मुझे अगर यहां पे पूछता तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अपन आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अनसर्टेन हो गया, जब कोई चीज अनसर्टेन हो जाती है ना तो फिर प्रोबेबिलिटी पे अपन आ जाते हैं, संभावनाओं पे आ जाते हैं। कल बारिश होगी या नहीं होगी ये तो न्यूज चैनल वाले भी नहीं बोलते ना, कल बारिश होने की संभावनाएं हैं, कल बारिश होगी 100%, ये कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता भाई, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, एंड देयर इज अ ऑलवेज प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां पे भी सेम, जैसे ही हम वेव नेचर पढ़ रहे हैं तो वेव नेचर जैसे ही पढ़ते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटीज आ जाती है बहुत ज्यादा, तो हम प्रोबेबिलिटी के लिए अब क्रेव कर रहे हैं कि मुझे बता दो कि कितनी % प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा। बोर के पास चैलेंज क्या था कि मुझे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बता दो, क्वांटम मैकेनिक्स आते आते चैलेंज क्या हो गया कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो कि यहां पे कितने % प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये प्योरली क्या कंसीडर करता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता है। क्या कंसीडर करता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता है। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो देखो, जब कोई वेव है ना, वेव है सर, तो अगर पहला वेव ऐसा है और ये दूसरा वेव है और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हैं और दोनों ऐड हो जाएं, अगर दोनों ऐड हो जाएंगे तो एक बड़ा वेव बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक ऐसा रीजन बनाया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां पे क्या बनता है? ऑर्बिटल बनता है। बट इसी की जगह अगर मेरे वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो ये मुझे क्या बना के देगा? अंडा बना के देगा। इसको बोलते हैं नोड। व्हाट इज नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा रीजन है 3D स्पेस में वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नियर अबाउट 0, वेयर एज ऑर्बिटल एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा रीजन है, पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, 3D स्पेस में रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन आया, d² psi by dx square plus d² psi by dy square plus d² psi by dz square plus 8 pi square m by h square e minus u into psi बराबर 0 सर, ठीक है। तो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है सर। psi gives the complete description of state of system, वो एक वेव फंक्शन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करूंगा, बिकॉज ये
डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आप एक फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अगर 1 है तो dy इक्वल्स टू dx लिखते होंगे, इंटीग्रेट करते होंगे तो y इक्वल्स टू x प्लस सी लिखते होंगे। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से मुझे एक इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे जो ये साई की वैल्यू आएगी, साई की वैल्यू फंक्शन ऑफ x y z थीटा डेल्टा फाई में आएगी, यानी कि वो मुझे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव अराउंड कर रहा है उसका एक वेव फंक्शन देगा मेरे को। फंडामेंटली मुझे क्या बता रहा है, उसका वेव फंक्शन बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है ना। अब इस पूरे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को बहुत कॉम्पैक्ट करके साइंटिस्ट ने बोला कि आपको क्या चाहिए, आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। मैं बताता हूं कैसे देते हैं, मैं बताता हूं। तो स्क्रॉडिंगर प्लेट, ये स्क्रॉडिंगर्स कैट एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, और स्क्रॉडिंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी दी है सर, है ना। तो यहां पे जब तक आप इस दरवाजे को खोलेंगे नहीं तब तक आप ये बोल सकते हैं कि मेरा जो प्लेट है वो टूटा भी है और वो एग्जिस्ट भी करता है नॉर्मल सर, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन, वैसे आपके कोर्स का पार्ट नहीं, बट मैं जस्ट 2 मिनट में इसको समराइज कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे अगर आप कभी पढ़ेंगे तो। जैसे एक वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट जब गिर रही है तो जब तक आप वाटर ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब तक तो आप बोल रहे हैं कि वाटर ड्रॉपलेट पार्टिकल है। जैसे ही वो पानी में मिल गई अब वो वेव बन गई सर, क्या पार्टिकल चले गया क्या? इसी फंडामेंटल कंफ्यूजन और इसी फंडामेंटल चीज को हम क्वांटम सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन मतलब कि जब तक मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे ही वो दूसरे स्टेट में जाएगा उसका प्रीवियस स्टेट हट जाएगा सर, इसको हम क्वांटम सुपरपोजिशन बोलते हैं। अब थोड़ा समझ में आ रहा है पैरेलल यूनिवर्स क्या है, कि मैं जो जो डिसीजंस ले रहा हूं ना, हो सकता है कोई और यूनिवर्स होगा वहां पे आर सर कुछ और कर रहे होंगे तो उनकी लाइफ दूसरे डिसीजन में चले जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरे को किसी के पास जाना है तो एक दीप शाह नाम का बंदा है, रूम नंबर 359 हॉस्टल नंबर 3 IIT बॉम्बे में रहते हैं। तो ये इस एड्रेस तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारी बातों की जरूरत है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन हमारे होटल में बैठा है भाई, फॉर एग्जांपल हमारा होटल पे वापस जाते हैं अपन, ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, मैंने होटल बनाया था ना यार अभी अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस कमरे में चुपके से बैठा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन बैठा है सर, तो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे पहले राजस्थान आओ, कोटा आओ, फिर कहीं भी आ जाओ, मतलब जो भी इसका एड्रेस है ना, दादाबाड़ी मान लो इसका एड्रेस है ना, वहां पे आ जाओ और वहां पे आ रहा सर के होटल में आ जाओ और फ्लोर नंबर 5वें पे आ जाओ और रूम नंबर 6 पे आ जाओ और कमरा नंबर 5 पे आ जाओ। तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन तक एग्जैक्टली पहुंचने के लिए। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस चीज को समझना कि क्वांटम नंबर्स करते क्या है भाई, क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं। क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, है ना। तो अर्थ को बांटा गया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स में। तो अगर कोई पॉइंट है तो इसका एड्रेस होता है 23 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री ईस्ट, 27 डिग्री वेस्ट एंड 24 डिग्री साउथ मान के चलो। बट ये नॉर्मल इंसान समझ सकता है क्या? अरे नॉर्मल इंसान तो पागल हो जाएगा ये सब नंबर याद देख के। तो इसको सरल करने के लिए क्या किया गया? गली नंबर 2, कमरा नंबर 4, मकान नंबर 5 और सरल कर दिया। और सरल करने के लिए क्या है? और सरल करने के लिए क्या है? किसी बंगले का नाम दे दिया भाई। तो इजी किया है बेसिकली, उसको इजी फॉर्मेट बनाया है। सिमिलरली जब मैं साई को सॉल्व किया तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आए। उस सॉल्यूशन से साइंटिस्ट को समझ में आया कि ये सारे नंबर्स हैं जो मुझे बता रहे हैं कि कहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली होगा। तो जब स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, उसका सेट ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया और उसको इजी फॉर्मेट में जनता को बताया गया, उन्हीं इजी फॉर्मेट सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। यानी कि क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर सर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे शेल नंबर बताता है, एनर्जी लेवल बताता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज 2n², ये भी बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे क्या बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे सब शेल के बारे में आइडिया देता है। सब शेल के बारे में आइडिया देता है। किसके बारे में? सब शेल के बारे में आइडिया देता है। इसकी वैल्यू कहां से कहां जाती है? 0 to n-1 जाती है, 0 to n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? कौन सा ऑर्बिटल है मेरा
सब शेल में, वो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है और उसकी वैल्यू जाती है -L2 + L। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताती है? स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये तीनों स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या है? +½ एंड -½ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। और कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं? देखो L की वैल्यू कितनी है? 0 to n-1 है। ml की वैल्यू कितनी है? -L2 + L है। तो इन सब को यूज करते हुए मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? देखो तो L की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू 0, तो पॉसिबल ओरिएंटेशन 1, तो ऑर्बिटल ऐसी होगा, स्फेरिकल होगा। L की वैल्यू 1 तो 0 to n-1 होती है, यानी कि अगर L की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू -1 to +1 होगी, यानी कि +1 0 -1, यानी कि 3 ओरिएंटेशन है, यानी कि px py pz ऑर्बिटल होगा। अगर 2 है तो -2 से +2, 5 ये सारे ऑर्बिटल्स होंगे। f का हमारा कोई काम नहीं है। तो अगर मैं बोलूं तो सर अगर L की वैल्यू दी है तो इससे क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ला सकता हूं क्या? मैं बिल्कुल ला सकता हूं। कैसे आएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 2l + 1 से आएंगे। अगर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे एक सब शेल में? बताओ तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 × 2l + 1 आ जाएगा, 2 × 2l + 1 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है क्या सबको? 2 × 2l + 1 आ जाएगा। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम इज, तो रुबिडियम एटम कहां आता है? ली ना की रब से फरियाद। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल का मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, है ना। रुबिडियम तो ये क्या होगा? ये 1s1 है, ये 2s1 है, ये 3s1 है, ये 4s1 है, ये 5s1 है सर, 5s1। तो 5 0 0 होना चाहिए, 5 0 0 एक ही ऑप्शन है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स having n equals to 4, s equals to +½ सर। तो 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 24 30 32। बट इसमें तो +½ -½ दोनों होंगे, तो सिर्फ +½ वाले पूछा है, यानी कि डिवाइड बाई 2 कर दे, 16 आ जाएगा आंसर। 16 इज द राइट आंसर, 16 आएगा, 16 आएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला बताइए, बता द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का पूछ रहा है सर, जैसे रुबिडियम का पूछा था वैसे पोटेशियम का पूछ रहा है। अली ना की रब से फरियाद होती है। 1s1 2s1 3s1 और 4s1। तो 400 देख ले, कहीं दिख रहा है क्या? 400 कहीं दिख रहा है क्या? 400 तो मुझे दिख गया, 400 तो मुझे दिख गया। सेकंड आ गया, सेकंड आ गया। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब सर। ठीक है, चलिए। तो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n एंड l बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ m हैव सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर सेम वैल्यू ऑफ n है और l है, यानी कि सेम शेल है और सब शेल है, बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ m है, हैविंग सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में सेम एनर्जी होगी। इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अच्छा, मैं अगर अब देखूं पहले के मुकाबले, अब अगर मैं अपने एटम का स्ट्रक्चर देखूं वो कैसे दिखता है, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखो, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो अगर n इक्वल्स टू 1 है, ध्यान से देखना, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो l इक्वल्स टू 0 होगा, तो ml इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसलिए इसमें एक ही डब्बा बनेगा ms, एक ही डब्बा 1s। 2 पे गया तो 2 पे 2s भी रहेगा, 2p भी रहेगा। क्यों? क्योंकि n इक्वल्स टू 2 है तो l इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब अगर l इक्वल्स टू 0 होगा तो 2s बनेगा, l इक्वल्स टू 1 होगा तो 2p बनेगा। 3 पे गया तो 3s भी होगा,
3p भी होगा और 3d भी होगा, और पहली बार f ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 4 पे ओपन होगा सर। ऐसे आप बना सकते हैं, ये दोनों का मिक्सचर वाला एक एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। बट समझने के लिए काफी बढ़िया मॉडल है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, बट अब प्रोबेबिलिटी में बात आ गई ना, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, साई स्क्वायर होती है। साई स्क्वायर जो वैल्यू आती है वो फंक्शन होती है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कर दो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये सब क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूं, बट क्या बहुत ज्यादा मेंस पूछता है क्या, नहीं, मेंस बहुत हलवा चीज पूछता है। समझने के लिए क्या है मैं बता देता हूं। साई क्या है, साई इज द फंक्शन ऑफ, रेडियल फंक्शन होता है और एक एंगुलर फंक्शन होता है, रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन, ठीक है। तो साई की वैल्यू 0 कब हो सकती है, या तो रेडियल फंक्शन 0 हो जाए या तो एंगुलर पार्ट 0 हो जाए सर, या तो रेडियल पार्ट 0 हो जाए या तो एंगुलर पार्ट 0। अगर रेडियल पार्ट 0 होता है तो वहां पे क्या मिलता है, रेडियल नोड मिलता है। जब मैं साई की वैल्यू सॉल्व किया स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से, इक्वेशन आ गई साई इक्वल्स टू 1/√3 पाई नॉट ए नॉट टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस आर बाई एन ए नॉट आ गई मान के चलो, या 2a नॉट आ गई मान के चलो। इसको जब मैं सॉल्व किया बराबर 0 किया तो वहां से मुझे जब रेडियल पार्ट 0 हो जाए, क्योंकि इसका एंगुलर पार्ट नहीं है और आपको पता है कि एस ऑर्बिटल डायरेक्शन लेस होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर किसी के एसआई इक्वेशन में थीटा का इक्वेशन नहीं है, दैट मींस वो किसका है, एस का इक्वेशन है। अगर थीटा आ गया तो वो पी का हो सकता है, डी का हो सकता है, एफ का हो सकता है, वो दूसरी कहानी है। बट अगर थीटा नहीं है वहां पे तो वो एस का इक्वेशन है 100% सर। तो रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आती है, n माइनस एल माइनस 1 आती है। वेरएज एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी आती है, जब एंगुलर पार्ट 0 होता है तो एंगुलर नोड की वैल्यू आती है l के बराबर आती है, और यही नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यही नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये 1s का ग्राफ ऐसा बनता है, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। 1s यहां से चालू होता है, जबकि 1s का जो मैं आरपीडीएफ ग्राफ बनाता हूं तो 1s का 0 से चालू होता है और एक पीक लेता हुआ यहां जाता है। जितने बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके रेडियल नोड्स होंगे, उतने उसके रेडियल नोड्स होंगे। 2s का ग्राफ ऐसा बनता है, तो देखो यहां पे एक बार ये करिए तो ये एक नोड है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, अरे 2 माइनस 0 माइनस 1 करना तो 1 आ जाएगा ना, और तुझे दिखेगा ये जो एरिया है 1s का, ये सॉरी 2s का, ये नोड कहलाता है, ये रेडियल नोड कहलाता है भाई उसका, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू एस ऑर्बिटल। सर नोड कैलकुलेट करो और ग्राफ को गेस करने की कोशिश करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। अभी थोड़ी देर पहले किए, एक नोड किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और एस का तो ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नोड क्या होते हैं, दो टाइप के नोड होते हैं, रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1 होता है, एंगुलर नोड्स l के बराबर होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके, ठीक है। तो अगर 2px का देखें तो p में क्या होता है, यहां से 0 से चालू होती है ये ग्राफ, ठीक है। 3px में क्या होगा, एक नोड आ जाएगा, और 4px में क्या होगा, दो नोड आ जाएगा। नोड कैसे निकालते हैं, 4 माइनस 1 कर दो तो 2 आ जाएगा। रेडियल नोड्स की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, रेडियल नोड्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्राफ में नोड्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूं बड़े आसान से। पूछ रहा है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज पूछ रहा है, बताओ रेडियल नोड्स कितने हैं भाई 3p ऑर्बिटल के। 3p है तो 3 माइनस 1 माइनस 1 n माइनस एल माइनस 1, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड इज, 2 रेडियल और 2 एंगुलर नोड है किसके पास, बताओ। 2 रेडियल और 2 एंगुलर नोड है, तो ये तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो 2 एंगुलर नोड यानी कि L की बराबर 2, तो ये दोनों तो हट गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि L इक्वल्स टू 1 है, L इक्वल्स टू 3 है, दोनों का 2
एंगुलर नोड नहीं हो सकता। एंगुलर नोड किसका होगा? एंगुलर नोड 2 होगा जिसका d ऑर्बिटल है सर, है ना। अब रेडियल नोड तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1 आ गया, ये तो नहीं होगा। 5 माइनस 2 माइनस 1, अरे 2 आ गया। आंसर डी सर, आंसर डी सर, आंसर डी, आंसर डी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ प्रिंसिपल्स चेक कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होगा। जैसे सारे जो भी जितने भी बुद्धिजीवी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है, हर किसी का डीएनए सीक्वेंस अलग होता है, ये यूनिक होती है अभी तक तो फिलहाल, है ना। आगे होगा क्या मुझे नहीं पता भाई, आगे हो सकता है इलॉन मस्क ने जैसे न्यूरालिंक में चिप बना दिया वैसे कोई आगे कोई ऐसे 3D प्रिंटर या कुछ बना दे कि ह्यूमन बन रही है, आई डोंट नो, है ना। बट अभी तक तो फिंगरप्रिंट और डीएनए सीक्वेंस हर किसी ह्यूमन बींग का यूनिक होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स हैं वो यूनिक होते हैं, वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। ये बोलता है ये अफबाउ प्रिंसिपल। क्या बोलता है अफबाउ रूल की जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर होगी। और एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? n+l रूल से डिसाइड करते हैं। जिसका n+l रूल, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और वो बाद में फिल होगा। पहले कौन फिल होगा? लोअर एनर्जी वाला, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगी। अगर किसी का n+l सेम हो गया, अगर n+l सेम हो गया, इफ n+l बिकम्स इक्वल, तो जिसकी n ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम n+l रूल। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। तो 2p एंड 3s में अगर चेक करें तो n 2 है, l 1 है, दोनों का सेम हो गया, बट 3s का ज्यादा है तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए वो बाद में फिल होगी एज कंपेयर टू 2p सर, ठीक है। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल इन सच अ वे एज टू गिव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन्स। यानी कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक मेरे सारे ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ गए हैं, तब तक पेयरिंग अलाउड नहीं है। इसको हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल ड्यू टू देयर एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी जितना ज्यादा होगी, रिलीज होगी, उतना ज्यादा मेरा एटम स्टेबल होगा। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस फॉर आइदर स्पिन कितना होता है? n, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है n इंटू n-1/2 होता है। ये बस हल्का पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं आता है भाई, है ना। कुछ इंफॉर्मेशन जस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं सर? फॉर एग्जाम्पल किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2p5, तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड शेल को रिप्रेजेंट करता है। p क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। और 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सब शेल रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो मैं अफबाउ प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए अगर इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो 1s2 2s2 2p3 ऐसा अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कुछ एलिमेंट्स है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार पूछा गया है, उनमें से एक है गैडोलीनियम। गैडोलीनियम, गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर बता दो, कोई बता सकता है तो बता दो भाई। जितने 4f7 f7 f14 ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत पूछे जाते हैं। दो एलिमेंट्स हैं f7 के, दो एलिमेंट्स हैं f14 के। ध्यान से देखना, ध्यान से समझ लेना और अच्छे से याद करके चले जाना एग्जाम में। क्लियर है बात? 64 होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 64 होता है। और 4f7 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है यार, याद कर ले। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? कॉपर एंड क्रोमियम, वही हाफ फील्ड। इसका 24 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है और इसका 3d10 4s1 होता है सर। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं रूट अंडर n इंटू n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उससे कैलकुलेट करते हैं सर। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करिए। तो सर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर फ्री Ti3+ V2+ स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम 3+ क्या है? 3d1 4s2 होता है। 3+ बनाओगे तो 0 अनपेयर्ड होगा, तो 0 देख लो कहां कहां है। इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। स्कैंडियम का 0 यहां पे, स्कैंडियम का 0 यहां पे भाई। उसके बाद टाइटेनियम 3+ का देख लो, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा।
तो एक का 1.73 आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। बाकी वेनेडियम 2+ का 3.87 आ जाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से देखो कैसे कर रहे हैं। ऑप्शन आपको देखो, ऑप्शन तब हेल्प करता है ना जब आप मिनिमम एनर्जी, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें, जितना आप एफिशिएंटली यूज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आएगा आपको ऑप्शन देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। वही अभी सिखा रहा हूं कि भाई जैसे ही देखो एक इंफॉर्मेशन मिला, देख उस इंफॉर्मेशन से क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है क्या, तुरंत एलिमिनेट कर उसको, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जा। तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तेरे क्वेश्चन के सही होने की, नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। और अभी तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था ना भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कितनी संभावना है। तो ये 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होता है 3d से, है ना, ये देख लो भाई क्यों फिल होता है, अफबाऊ भाई, अफबाऊ। कैसे, 4s है तो n+ रूल, n+l रूल, 4+0 4 आएगा। 3d को देख ले, 3d का क्या होगा, 3+2 क्या आएगा, 5 आएगा। तो 3d और 4s में 4s की n+l कम है, तो 4s पहले फिल होता है, इसलिए 3d बाद में फिल होती है। ठीक है।